गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से अपने तीसरे लेक्चर के साथ में रैंकिंग टेस्ट के आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं ये जो आपने टॉपिक्स यानी कि 2 लेक्चर आपने पढ़े हैं टॉपिक के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये 4 लाइनें मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। आंखों में जब अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में जब अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप ठान लोगे तो वो मंजिल या वो वक्त दूर नहीं है जिसके प्रति आप जी रहे हो। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने सफर को। और हमारी बात हो चुकी थी क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आपने अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा होगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के आंसर्स प्राप्त हो रहे होंगे और सवालों को हल करने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। तो देखते हैं क्या सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 21, हियर वी गो। ये आज का आपका पहला सवाल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या है सवाल, देखते हैं कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से A 11वें तथा दाईं ओर से B जो है वो 19वें स्थान पर है। यदि C जो है वो A और B के ठीक मध्य में बैठा है तथा A से C का स्थान कौन सा है, 7वां है। A से C का स्थान कौन सा है, 7वां। चलिए शुरू करते हैं सवालों को और आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बाएं और दाएं की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बाएं और दाएं की। और मैंने आपको बताया है कि जब बाएं और दाएं सिरे की बात आती है तो पंक्ति हमेशा हॉरिजॉन्टल रेखा बनाई जाएगी, क्षैतिज रेखा बनाई जाएगी, जिससे आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो देखते हैं क्या सवाल है आपका। ये आपकी पंक्ति हो जाती है। ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है आपका, बायां, और ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है आपका, दायां। ठीक है आपका। तो यहाँ पे आपका बायां और दायां आ चुका है। अब ये कहता है A का नंबर बाएं से 11वां है। ठीक है भाई, A का नंबर बाएं से 11वां, तो मान लेता हूं मैं A यहाँ बैठा है और इसका नंबर यहाँ से कितना आता है, 11वां आपको दिया गया है। और B का नंबर दाएं से कौन सा है, 19वां है। अब देखो B का नंबर दाएं से 19वां है, तो अब एक बात सोचने की है। तो B जो है वो यहाँ कहीं भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि B इधर आ जाए आपके, हमें कुछ नहीं पता। तो हम पहले ये अज्यूम करते हैं कि B कहीं यहाँ बैठा हुआ है। तो चलो B का नंबर यहाँ से मान लेते हैं और B का नंबर यहाँ से आपको कितना दिया है, 19वां आपको दिया गया है। चलिए आपके अब ये कहता है कि जो C है वो A और B के मध्य में बैठा हुआ है। तो चलिए C A और B के बीच में बिठाते हैं। A और B के बीच में अगर आपका C बैठा हुआ है दोस्तों, तो मैं मान लेता हूं वो C आपका यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, C आपका। क्लियर सी बात है। अब जब C आपका यहाँ बैठा हुआ है तो ध्यान से समझने वाली बात है, इस C का अगर देखो क्या कह रहा है आगे, C A और B के मध्य में बैठा है तथा A से C का स्थान कौन सा है, 7वां। यानी इस A से C का स्थान कौन सा आता है, 7वां। और A का नंबर कितना है, 11। तो C का नंबर यहां से निकालोगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो C का नंबर बाएं से कितना हो गया, 7वां। अब बस एक पॉइंट आपको समझना है जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य में बैठा होगा तो वो जितना पहले वाले व्यक्ति के आगे या पीछे साइड होगा उतना ही वो दूसरे वाले व्यक्ति से भी होगा। तो C जो था वो A से 7 स्थान आगे था और ये इन दोनों के मध्य में भी है, तो इसका नंबर B से भी कितना आगे होगा, 7 ही आगे होगा। और B का नंबर दाएं से कितना दिया है, 19, और 19 में 7 और जोड़ूंगा तो C का नंबर दाएं से कितना आ जाएगा, 26वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26वां हो गया। अब मेरे पास C का दोनों तरफ से नंबर दिया गया है, मेरे पास C का दोनों तरफ से नंबर दिया गया है और आपको क्या निकालना होगा, टोटल आपको पता करना होगा। तो टोटल निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 18 और 26 कितना होता है, 44। और टोटल निकालते हैं तो एक माइनस कर देते हैं और आपके सवाल का आंसर कितना आ गया, 43 आ गया। कितना आ गया, 43। अब जरा देखो क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है 43 और यही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर। ये हमारा आज का पहला सवाल था।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बस कॉन्सेप्ट को समझने की देर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल तो हंसते खेलते किए जा सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल के साथ में नए सवाल की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर आपको 22वां दिया गया है। अब इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में, किसकी बात कर रहा है, जो लोग पास होते हैं उनकी बात कर रहा है। कोमल का नंबर शीर्ष से कौन सा है, 16वां है, और अंत से कौन सा है, 29वां है। यानी जो लोग पास हो रहे हैं परीक्षा में, उसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या दिया है आपके सामने, कोमल। उसका नंबर ऊपर से कितना दिया है, 16वां, और नीचे से कितना दिया है, 29वां दिया है। तो देखो, अगर कोमल का नंबर पास होने वाले लोगों में दिया है और कोमल का नंबर दोनों तरफ से आपको दिया है, प्रारंभ से या शीर्ष से जो नंबर आपको दिया है वो कितना दिया गया है, आपको 16वां दिया गया है, और अंत से नंबर कितना दिया गया है, आपको 29वां दिया गया है। तो मैं इस कोमल के नंबर की मदद से पास हुए लोगों की संख्या पता कर सकता हूं या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर होता है और टोटल अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो और एक क्या कर दो, माइनस। तो 19 और 16 45, और एक कितना आया, 44। ये टोटल पास स्टूडेंट आ गए आपके पास। तो पास कितने लोग होते हैं, टोटल आपके पास 44 लोग पास होते हैं परीक्षा के अंदर। अब जो लोग पास हुए, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि जितने लोग पेपर दे रहे हैं वो सारे के सारे पास हो जाएं। ये कभी हो ही नहीं सकता है, कोई भी चीज 100% कभी हो ही नहीं सकती है दोस्तों आपके लिए। तो अब देखो क्या कहता है, 6 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे आप और हम लोग एग्जाम देते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज का हो, तो आपने देखा होगा क्लास टेस्ट होते हैं नहीं होते हैं आपके, और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। अब परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो क्या वो क्लास के विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। या जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो क्या आपके विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे। ये उसी तरह है कि मान लो एक माता पिता हैं, उनकी 4 या 5 संतान हैं, उनमें से मान लो 4 संतान खराब निकल जाती है, अर्थात वो कोई काम नहीं करती है या फालतू इधर उधर घूमते रहते हैं, तो क्या माँ बाप मना कर देंगे कि ये मेरी संतान नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं होगा। आप चाहे बोल दो, लेकिन आपको भी पता है दिल से ये बात कि हम उनके माँ बाप हैं, चाहे वो हमारी संतान हो या ना हो। ठीक है, अब आप सुनो, यहाँ पे ये क्या कहता है कि 6 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं और 5 इसमें क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल आपके। तो जो फेल हो रहे हैं और जो आपके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एग्जाम में, वो भी आपके क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। तो उनको और जोड़ दो आप। तो फेल कितने होते हैं आपके लिए, 5, और एब्सेंट कितने होते हैं आपके सामने, एब्सेंट का मान कितना दिया है आपको, 6। सबको ऐड कर दो तो टोटल कितना आ गया, 55। यानी उस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी रही होगी, 55। यानी उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे, 55, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर मान लो मेरा जॉब नहीं लगा या मैं कोई प्राइवेट काम भी नहीं कर रहा हूं जिससे मैं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मदद कर सकूं, तो मैं मेरे माँ बाप की संतान नहीं रहूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं फिर भी उनकी संतान ही कहलाऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यहां देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। एक लड़कों की कतार में रवि सामने से 16वें नंबर पे है। रवि का नंबर कहां से दिया है, सामने से, फ्रंट से आपको दिया है 16वां। उसके पीछे लड़के जो है उसके आगे वाले लड़कों से कितने हैं, 2 गुने हैं। अर्थात जो रवि सामने से 16वें नंबर पर है उसके पीछे जो लड़के हैं वो दोगुने हैं, किससे, उनसे जो लड़के उससे आगे हैं। ठीक है, तो कतार में रवि तथा कतार में खड़े 5वें अंतिम लड़के के मध्य
यानी कि अंत से जो 5वें नंबर का लड़का होगा उनके बीच में कितने लड़के आएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका पंक्ति हो गया दोस्तों, ये पंक्ति का आगे वाला सिरा हो गया या सामने वाला सिरा हो गया, और ये सिरा कौन सा हो गया, पीछे वाला या नीचे वाला। अब रवि का नंबर 15वां है तो ये रवि हो गया, और इसका नंबर यहाँ से कितना दिया है, 15वां। अब एक बात मुझे बताओ, अगर इसका नंबर 15वां है तो इससे आगे कितने लड़के होंगे, कितने होंगे, 14, क्योंकि पंक्ति जो है वो प्योरली किसकी है, लड़कों की है, तो लड़के ही होंगे यहाँ पर। तो इससे आगे कितने लड़के होंगे, 14 लड़के आपके सामने होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब सवाल कह रहा है कि उसके आगे जो लड़के हैं उससे दोगुना लड़के उसके पीछे हैं, तो 14 लड़के इससे आगे हैं, तो 14 का दोगुना कितना होगा, 28 होगा, तो 28 लड़के इससे क्या होंगे, पीछे होंगे पंक्ति में। अभी ये मेरे सवाल का पूरा सॉल्यूशन नहीं है। अब सवाल कहता है कि इसके बाद जो रवि है आपका और जो पंक्ति के अंत से 5वें नंबर का व्यक्ति है, तो मान लो यहां से 5वें नंबर का कोई व्यक्ति ये होगा आपके, यहां से 5वें नंबर का व्यक्ति कोई ए होगा आपका, मैं मान लेता हूं आपके ये ए नाम का व्यक्ति है जो 5वें नंबर पे है लास्ट से। तो पूछा इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। सिंपल बात है भाई, रवि और इसके बीच में पूछा है, रवि के पीछे टोटल कितने लड़के हैं, 28 है। 28 में से 5 लड़के ये आपके हो गए जो कि आपके ये इनके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो अब आप 28 में से 5 को घटा दो, 28 में से 5 को घटा दो तो बाकी लड़के कितने बचेंगे, 23 आपके पास, कितने बचेंगे, 23, और ये 23 ही आपके वो लड़के होंगे जो रवि और पंक्ति के अंतिम छोर से 5वें लड़के के मध्य के लड़के होंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये सवाल का जो आंसर है, उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़कों से दोगुने है। सवाल का आंसर जो है सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। 28 में से 5 कम होगा, 23 आएगा सवाल का आंसर, ये कन्फर्म है। और ये सवाल के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत है आपके। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 23 आएगा आपका। ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक करवा देता हूँ। हाँ, यहाँ गलती हो गई दोस्तों, ये 15 की जगह कितना है, 16। ये 15 की जगह कितना है आपका, 16। तो इसको 16 करते हैं हम, ये 15 की जगह 16, तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे, 15। इससे आगे कितने लोग आएंगे, 15। अब 15 लोग उससे आगे होंगे तो इससे पीछे कितने लोग आएंगे, 30 आएंगे। डबल आएगा इसका, 30 आएगा। तो 30 आएगा तो इसका मतलब 5 कम होके कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा आपका आंसर, 25 बचेगा। ठीक है, वो यहाँ नंबर 16 था, मैंने 15 मान के कर दिया था, और इसीलिए आपका आंसर जो 23 आ रहा था, और 16 हो जाएगा, एक बढ़ गया तो पीछे कितने बढ़ जाएंगे, 2, क्योंकि ऊपर कितने हो जाएंगे, 15। पहले हम कितने ले रहे थे, 14, या एक बढ़ेगा तो नीचे कितने बढ़ेंगे, 2। पहले कितना माना था, 23, किसको लेकर, 15 लेकर। अब कितना है, 16, 2 बढ़ जाएंगे, 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया आपका, बी आंसर हो गया भाई। ठीक है आपके सामने। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है आपके सामने, कि लड़कियों की एक पंक्ति में जो बाएं से दाएं उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, सुषमा बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति है जिसमें प्योरली क्या बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, और इस पंक्ति में जो लड़कियां बैठी हैं उन सबका जो मुख है वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। मैंने आपको बताया था हम जितने भी सवालों को हल कर रहे हैं उसमें ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी लोग बैठे हैं या खड़े हैं उन सबका चेहरा किधर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है आपके। तो इसमें भी नॉर्थ की बात आ रही है आपके। तो ये आपकी पंक्ति हो गई दोस्तों, ये वापस से कौन सा सिरा हो गया, बायां, और ये आपका कौन सा सिरा हो गया, दायां। अब ये पंक्ति जो है वो लड़कियों की है आपकी, किसकी है, लड़कियों की। अब ये कहता है सुषमा बाएं से 15वें नंबर पे है, तो मान लो सुषमा यहाँ से बैठी है 15वें नंबर पे, ये सुषमा है, ठीक है, और इसका नंबर कितना दिया है आपको, 15वां आपको दिया गया है। आगे कहता है सुषमा को जब उसके दाएं 3 स्थान आगे कर दिया जाता है। अब सुषमा पहले बाएं से 15वें नंबर पे है, अब इसको दाएं इसके आगे 3 स्थान खिसकाना है। अब सुषमा को खिसकाओगे 3 स्थान दाएं तो दायां इधर आएगा, तो ये 3 स्थान के चक्कर मान लो यहाँ पे आ गई आपके सुषमा। अब 3 स्थान ये आगे की तरफ खिसकी है, तो अब इसका नंबर यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18वां। ठीक है आपके सामने, ये इसका पुराना पोजीशन है, और ये वाला इसका पोजीशन कौन सा है, नया वाला। कौन सा है आपका, नया। ठीक है, क्या कहता है
तो वह रुबीना के बाएं तीसरी हो जाती है। ये रुबीना के बाएं कौन सी हो जाती है? तीसरी। कब? जब सुषमा को उसके दाएं 3 स्थान खिसकाया जाता है तो ये रुबीना के बाएं हो जाती है। तो रुबीना के बाएं, तो रुबीना का बायां किधर आएगा? इधर आएगा। तो इसका मतलब ये अगर रुबीना के बाएं हुई है तो रुबीना इसके कहाँ रहेगी? दाएं रहेगी। रुबीना इसके कहाँ रहेगी? दाएं। तो चलिए रुबीना को भी सेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मान लो आपके रुबीना रही होगी, यहाँ पे कौन रही होगी? रुबीना। अब ये इसके बाएं तीसरी हो गई, ये बाएं कौन सी हो गई? तीसरी। उस्मा के दाएं किसका जाता है? तो वह रुबीना के बाएं तीसरी हो जाती है, जो दाएं से कौन सी है? 17वीं। तो ये दाएं से 17वीं कौन है? आपकी रुबीना। रुबीना का नंबर दाएं से कितना है? 17वां हो गया। अब ये रुबीना के बाएं तीसरी हो गई, तो इसका मतलब इस सुषमा का नंबर यहां से कितना रहा होगा? ये 17 में 3 और जोड़ोगे कितना आएगा? 20। और यहां से अगर इस वाले को नंबर निकालूंगा 3 और, तो ये नंबर कितना रहा होगा? 23। रहेगा नहीं रहेगा? और अगर रुबीना का नंबर यहां से निकालना है तो 18, 18 में 3 और जोड़ोगे कितना आएगा? 21। आएगा नहीं आएगा आपका? ये सबके नंबर दोनों तरफ से आगे, स्थान बदलने से पहले वाला भी आ गया, स्थान बदलने के बाद वाला भी आ गया। अब आप अंदाजा लगाओ सवाल में क्या पूछा जा सकता है। तो सवाल में केवल टोटल पूछा गया होगा। क्या पूछा गया होगा? टोटल। तो सवाल में कितनी लड़कियां हैं देख लो आप। अब चाहे आप इन दोनों को जोड़ो, आंसर देखो 38 आ रहा है। चाहे आप इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। चाहे आप इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? 38। और जब जब टोटल निकालते हैं तो 1 घटाते हैं तो आंसर कितना आ गया? 37 आ गया। कितना आ गया? 37। और यही मेरे प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ए में आपको दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल था। केवल शिफ्टिंग को आपको समझना था। किसको समझना था? शिफ्टिंग को आपको समझना है दोस्तों। चलिए आगे की सवाल की ओर बात करते हैं कि अगला सवाल हमारे सामने क्या दिया गया है। 24 के बाद नंबर बारी है 25 की। तो जब तक आप इस सवाल को खुद से ट्राई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर इस सवाल को सॉल्व करूंगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, अब जो ये सवाल आपके सामने आया हुआ है, ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट होता है आपके सामने। और सेकंड पार्ट में क्या होता है कि कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। कौन से सवाल आते हैं? कंपैरेटिव, यानी कि तुलनात्मक प्रश्न आते हैं आपके सामने। और जब तुलनात्मक प्रश्नों की बारी आती है तो तुलना करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। तुलना जो है आपके अमीरी गरीबी की भी हो सकती है, तुलना आपके लंबाई की भी हो सकती है, तुलना आपके जो है सुंदरता की भी हो सकती है, तुलना आपके मान लो किसी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं वहाँ पे नंबर लाने की भी हो सकती है। बहुत सारे मीडियम होते हैं आपके, ठीक है। तो बस उसी प्रकार का ये सवाल होता है और इन सवालों को हल करना बहुत ज़्यादा सरल काम है, बस आपको भाषा समझ आनी चाहिए। तो क्या कहता है प्रश्न आपके सामने, जरा आप देखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्यू आर से तेज टाइप करता है, अर्थात क्यू की जो टाइपिंग स्पीड है वो आर से क्या है? तेज है। तो आप यहाँ पर इस सवाल को कई तरीक़ों से कर सकते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्यू आर से तेज टाइप करता है, तो अगर तेज टाइप करता है तो क्यू आर से तेज टाइप करता है, ये आपके सामने हो गया। आगे क्या कहता है आपको, परंतु वी जितना नहीं, अर्थात क्यू आर से तो तेज टाइप करता है लेकिन वी जितना नहीं, अर्थात वो वी से जल्दी टाइप नहीं कर पाता है आपके, यानी वी जो होगा वो क्यू से भी ज़्यादा जल्दी टाइप करता होगा। तो ये वी हो गया आपके, समझ में आ गया। यानी किसी भी चीज़ को टाइप करने में क्यू जो है वो आर से तेज स्पीड से टाइप करता है, लेकिन उतना तेज नहीं कर पाता जितना कि कौन करता है? वी करता है। अर्थात वी जो होगा वो क्यू से भी तेज टाइप करता होगा आपके लिए। आगे क्या कहता है, टी आर से तेज टाइप करता है। टी किससे तेज टाइप करता है? आर से। अब आर से तेज टाइप करता है तो टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है आपके लिए कि टी आर से तेज टाइप करता है। चलिए इसको यहाँ साइड में बना लेते हैं। टी आर से तेज टाइप करता है आपका। एस वी से तेज टाइप करता है। एस किससे? वी से तेज टाइप करता है। एस वी से तेज टाइप करता है आपका, क्लियर है आपका। आगे करता है और टी आर से तेज टाइप करता है। अब बात आती है टी की। अब टी आर से तेज टाइप करता है, टी को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, अगर सवाल में लिखा होता कि टी जो है वो आपके आर से तेज टाइप करता है तो ये आपका यहाँ पे आप मान के चलोगे। तो क्या कहता है कि सबसे तेज टाइप कौन करता है?
सवाल में ये नहीं दिया कि आपका टी आर से तेज टाइप करता है, ये बोला है, तो टी यहाँ भी आ सकता है भाई। अब टी का कंपैरिजन इन तीनों में से किसी से भी नहीं दिया गया। अगर ये बोलता कि टी जो है वो आपके केवल आर से तेज टाइप करता है, ठीक है, तो मैं मान लेता आपका कि टी जो है इस जगह आ जाता आपके, टी केवल आर से तेज टाइप करता है, तो ये कंफर्म होता है कि टी इस जगह पे आता। इसका मतलब है यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग ना हो पाने के कारण ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि टी जो है वो किधर आएगा आपके। टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और सवाल में यही बात आपको पूछी जा रही है कि सबसे तेज टाइप कौन करता है, तो इस सवाल का आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टी अगर आप यहाँ मानते हो तो ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आएगा। यहाँ केवल तब आता जब लिखा होता कि टी केवल आर से तेज टाइप करता है, तो मैं मान लेता कि सबसे ज्यादा जल्दी टाइप कौन करता है, तो मैं आंसर सी कर देता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये ना दे पाने के कारण इस सवाल का आंसर क्या दिया जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट बोला जाएगा, अर्थात आंकड़े अपर्याप्त हैं ये बोला जाएगा, क्योंकि सवाल में पूरी जानकारी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों को बड़े ध्यान से किया करो दोस्तों। एक केवल शब्द के ना हो पाने के कारण आप सवाल का आंसर अगर एस कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, इस बात को आप भी जानते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या सवाल कहता है अपना अगला। सवाल के लिए अगर बात करें क्या दिया है आपको, देखो ध्यान से, अगर देखो बी एफ जे के तथा डब्ल्यू में से प्रत्येक का भार भिन्न भिन्न है आपके। ये 5 लोग हैं और इन सबका वेट क्या है, अलग अलग है आपका, ठीक है। एफ केवल किससे भारी है, जे से भारी है, केवल जे से भारी है एफ, यानी एफ का वजन केवल जे से ज्यादा होगा और बाकी तीनों लोगों से क्या होगा, कम। तो देखो 5 लोग हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। अब ये मान लो जिस भी ऑर्डर में लिखे हो आपके, अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, अर्थात आप इनको आरोही क्रम में लगाना चाहते हो, आरोही क्रम में लगा सकते हो। आप इनको अवरोही क्रम में लगाना चाहते हो, अवरोही क्रम में लगा सकते हो। आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हो। आप देखो क्या कहता है, एफ केवल जे से भारी है, अर्थात एफ का वजन केवल जे से ज्यादा है, तो बाकी तीनों लोगों से क्या होगा, कम होगा। तो एफ का वजन केवल जे से ज्यादा हो गया। चाहो तो आप ग्रेटर देन का साइन लगा लो यहाँ पर, हो गया नहीं हो गया आपका। आगे क्या कहता है, बी जो है वो एफ तथा डब्ल्यू से भारी है। अब बी का वजन एफ और डब्ल्यू से भारी है दोस्तों। तो अगर मानो बी का वजन एफ और डब्ल्यू से भारी है, तो मान लो अगर आप मान लो डब्ल्यू को यहाँ लेते हो तो बी आपका यहाँ पे आ सकता है और बी आपका यहाँ भी आ सकता है। और अगर डब्ल्यू को आप यहाँ लोगे तो कंफर्म में बी आपका यहीं पे आएगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है कि बी का जो वजन है वो एफ और डब्ल्यू से भारी है। एफ का पोजीशन फिक्स हो चुका है और डब्ल्यू का पोजीशन, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अगर आप डब्ल्यू को यहाँ लोगे तो बी यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, और अगर आप डब्ल्यू को यहाँ पर लोगे तो ये कन्फर्म है कि बी केवल यहीं पर आएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं आएगा आपके लिए। क्लियर है ये बात। अब आगे क्या कहता है आपको, बी एफ तथा डब्ल्यू से भारी है परंतु के जितना नहीं, यानी बी का वजन एफ और डब्ल्यू से तो ज्यादा है परंतु वो के से ज्यादा भारी नहीं है, अर्थात बी का जो वजन है वो के से भी क्या है, कम है। तो कंफर्म है कि यहाँ पे बी नहीं आ सकता, इस जगह पे कौन आएगा, के, यहाँ पे कौन आएगा, बे, और यहाँ पे कौन आएगा, डब्ल्यू। ये आपके सवाल का क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया दोस्तों, हो गया नहीं हो गया। अब आप इनमें ग्रेटर देन का साइन लगाना चाहते हो लगा सकते हो और आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। तो क्या सवाल में पूछा गया है, तो उनमें से तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे भारी व्यक्ति दोस्तों कौन है, आपका डब्ल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में आपको दिया गया है। यह आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या कहता है आपका, ये 27वें नंबर का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखते हैं इस प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है। पी क्यू टी ए तथा बी में से प्रत्येक का कद यानी कि हाइट डिफरेंट है आपके लिए, ठीक है। टी जो है वो पी तथा वी से लंबा है, टी जो है पी और वी दोनों से लंबा है, ठीक है। अब टी का वजन पी और वी दोनों से लंबा है, तो ऐसे हो सकता है या ये भी हो सकता है आपका, इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि पी और बी में लंबा कौन है या पी और बी में किसका कद ज्यादा है। पर ये कंफर्म है टी का वजन पी से भी
टी का जो ऊंचाई है वो पी से भी ज़्यादा होगी और बी से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे कहता है किंतु ए तथा क्यू से क्या है, छोटा है। तो टी का जब वजन पी और बी से तो ज़्यादा है, लेकिन ए और क्यू से क्या है, छोटा। तो ए और क्यू से छोटा है, तो मान लो ए यहाँ लेता हूँ, क्यू यहाँ लेता हूँ, या ये भी हो सकता है यहाँ पे क्यू और यहाँ पे ए, या यहाँ पे ए यहाँ पे क्यू, या यहाँ पे ए और यहाँ पे क्यू, कैसा भी हो सकता है आपका। इसने सबसे क्लियर बोला है सवाल में कि टी का वजन दो लोगों से, तो टी का जो ऊंचाई है, कद जो है वो दो लोगों से तो ज़्यादा है, लेकिन दो लोगों से क्या है, वो छोटा है। अब कह रहा है पी सबसे छोटा नहीं है। अब पी सबसे छोटा नहीं है तो आप देखो, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हो तो इसमें पी सबसे छोटा आ रहा है, जिसके लिए मना किया गया है। अब ये बनता है, अब इसमें देखना है कि ए और क्यू में किसका कद ज़्यादा है, ऊंचा है। आगे कहता है उनमें सबसे लंबा कौन है। तो अब सबसे लंबे के बारे में कंफर्म नहीं पता, तो आपका आंसर आएगा ए और क्यू में से कोई एक होगा जिसकी ऊंचाई जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और यही ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में आपको दिया गया है। यह आपके प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो चुका है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है आपके सामने, देखो क्या कहता है, ए बी सी डी ई में से प्रत्येक का भार भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये 5 लोग हैं और इन पांचों लोगों का जो वजन है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो क्या कहता है, डी जो है वो बी से हल्का नहीं है, यानी डी का वजन बी से कम नहीं है। इसका मतलब है डी का वजन बी से क्या होगा, कम नहीं होगा, अर्थात बी का वजन डी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी का वजन डी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपके लिए हो गया। तो डी बी से हल्का नहीं है, हल्का नहीं है, तो इसका मतलब है डी बी से हल्का नहीं है। इसका मतलब, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे डी का वजन जो बोल रहा है वो बी से कम नहीं है, तो डी का वजन बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे कहता है तथा ई ए से भारी नहीं है, अर्थात ई का वजन ए से ज़्यादा नहीं है, तो डी बी से हल्का नहीं है। तो अब ई ए से भारी नहीं है, ई का वजन ए से भारी नहीं है, तो इसका मतलब ई का वजन ए से क्या है, कम है आपके। हो गया। डी बी से हल्का नहीं है। अब ये क्या कहता है, डी इज नॉट लाइटर देन बी, अर्थात डी का वजन बी से कम नहीं है। तो डी का वजन बी से कम नहीं है, और ई जो है वो ए से भारी नहीं है, अर्थात ई जो है वो ए से कमजोर है। सी सबसे भारी नहीं है। अब सी सबसे भारी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ए और ई का कंपैरिजन इनमें से किसी से भी नहीं दिया गया। अब सी सबसे भारी नहीं है, तो अगर मैं सी को मान लो सबसे लास्ट में लेता हूँ, ठीक है, सबसे लास्ट में लेता हूँ, सबसे भारी नहीं है, तो ये कंफर्म थोड़ी ना है कि ये सबसे कमज़ोर होगा आपके। तो सी का कंपैरिजन ना तो बी से दिया, ना डी से दिया, ना ए से दिया, ना ई से दिया। पहला आपका फॉल्ट इस सवाल के अंदर ये है। दूसरा फॉल्ट क्या है कि आपके पास ए और ई का कंपैरिजन डी और बी में से किसी से भी नहीं दिया गया। दूसरा फॉल्ट इस सवाल के अंदर ये है। तो क्या इस सवाल का एक फिक्स आंसर बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तो इस सवाल में भी आंसर क्या होगा? डी होगा, जो कि क्या लिखा हुआ है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनएडिक्वेट है आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला सवाल क्या कहता है आपका देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों आप इस सवाल को, और आप आराम से आंसर निकाल पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपके लिए। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है आपका। ये कह रहा है डी जो है वो ए और ई से भारी है, ठीक है, डी का वजन ए और ई से ज़्यादा है। तो डी का वजन ए और ई से क्या है? ज़्यादा है। पर ए और ई में किसका वजन ज़्यादा है ये सवाल में नहीं बोला गया अभी आपका। तो ये दोनों कंडीशन बनेंगी आपके सामने। तथा बी जो है वो सी से हल्का है। बी किससे हल्का है? सी से। अब फिर से वही बात आ गई, बी सी से हल्का है। तो देखो, अगर बी सी से हल्का आप इधर लगाना चाहते हो इधर लगा लो, बी सी से हल्का है इधर लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लगाना चाहते हो बी सी से हल्का है इधर लगा लो, या बी सी से हल्का है इधर लगा लो। आप कैसे मानूँ आपके, ठीक है, या मुझे क्या पता कि बी और सी आगे ही आएंगे, हो सकता है डी ए और ई के कहीं बीच में हो आपके, कोई गारंटी है क्या? नहीं गारंटी है, सवाल में आगे कुछ दिया ही नहीं है। तो सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी का पता लगा सकते हो क्या आप? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सी और बी अगर यहाँ नहीं लेते हो तो सबसे भारी कौन आएगा? डी। और अगर आप सी और बी यहाँ लेते हो तो सबसे भारी कौन आएगा? सी। तो इसलिए इस सवाल का भी आंसर क्या आएगा? डाटा इनएडिक्वेट आएगा, यानी आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं आपके लिए।
चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है तीसवा आपके लिए। तीसरे सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और देखते हैं क्या प्रश्न के अंदर दिया गया है आपको। देखो पी क्यू आर एस टी तथा यू में ये 6 लोग हैं आपके। ये कहता है पी जो है वो आर तथा एस से लंबा है। पी आर और एस दोनों से क्या है, लंबा। बना दो भाई, पी आर और एस दोनों से लंबा आपके, ये लो हो गया। या पी आर और एस दोनों से लंबा है तो ऐसे भी हो सकता है आपका। भाई आर और एस में कौन किससे लंबा है ये तो नहीं दिया गया प्रश्न के अंदर, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आर लंबा होगा कि एस लंबा होगा। तो आप कैसे सोच सकते हो, गारंटी थोड़ी है कि आप आर ही लंबा होगा, एस भी तो हो सकता है ना। चलो आगे क्या कहता है, पी आर तथा एस से लंबा है परंतु टी तथा यू से क्या है, छोटा नहीं है। तो पी जो है ये कह रहा है पी आर और एस से लंबा है परंतु टी तथा यू से छोटा नहीं है। तो पी जो है वो टी और यू से छोटा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है टी और यू इसके आगे नहीं आ सकते। ये 6 लोगों में 3 लोग हो चुके हैं, चौथा ये मान लो 5वां और ये 6वां। तो यहाँ पे टी और यू लोग नहीं आ सकते आपके, क्योंकि ये जो है पी आर और एस से तो लंबा है और टी और यू से छोटा नहीं है। अब कहता है तथा क्यू जो है क्यू आर एस टी तथा यू से लंबा है। ये कह रहा है क्यू जो है तथा क्यू आर एस टी तथा यू से लंबा है। क्यू जो है वो आर एस टी और यू से क्या है, लंबा है, और परंतु पी जितना लंबा नहीं है। तो क्यू जो है वो आर एस टी तथा यू से लंबा है। ये सेंटेंस क्या कहता है अंग्रेजी में देखते हैं, शॉर्टर देन टी एंड क्यू इज टॉलर देन। क्यू जो है आर एस टी और यू से लंबा है। क्यू आर एस टी और यू से लंबा है। तो देखो क्यू जो है आर एस टी और यू से क्या है, लंबा है, और आपको पता है पी और आर एस से लंबा था, और पी जो है वो टी और यू से भी लंबा है, और वो देखो लिखा है छोटा नहीं है। और पी जितना लंबा नहीं है कौन, क्यू आपके। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। देख लो आप, आगे नहीं आ गया। तो इनमें सबसे लंबा कौन है। अब देखो यहाँ पे सवाल को चेक कर लो एक बार कि कहीं कोई गलती नहीं हो रही हो हमसे। अमॉन्ग पी क्यू आर एस टी एंड यू, पी इज टॉलर देन आर एंड एस बट नॉट शॉर्टर देन टी एंड यू। यानी पी जो है आर और एस से तो लंबा है, बट आपके पास ये कंफर्म नहीं है कि वो टी और यू से छोटा नहीं है। तो पी जो है वो टी और यू से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, पर टी और यू में कौन बड़ा आएगा किससे ये नहीं पता आपको यहाँ पे, ठीक है आपका सामने। अब क्यू जो है, बट क्यू इज टॉलर देन आर एस टी एंड यू। क्यू जो है आपके आर एस टी और यू से लंबा है, यानी चारों लोगों से लंबा है। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा आपके 6 लोगों में, और ये पी जितना लंबा नहीं है तो पी आगे आएगा। अब ये आपका हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, ये कंफर्म है कि सबसे लंबा कौन आएगा, पी आएगा आपके सवाल का आंसर। हो गया नहीं हो गया, तो ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या दिया गया है, ध्यान से देखा जाए। देखो ए बी सी और डी आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। देखो लिखा है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है आपका। डी जो है डी बी और ई अवरोही क्रम में है। डी कॉमा बी एंड ई आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डी बी और ई जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में है। ये लो डी बी और ई घटते क्रम में हो गए नहीं हो गए आपके तीनों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। और ए बी सी डी ई किस में है, ये क्या कहता है, ए बी सी डी आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ए बी सी डी आर असेंडिंग ऑर्डर, तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हो गए आपके, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है आपके। अब डी बी और ई क्या कह रहा है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है। डी बी ई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया आपके, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ए बी सी डी ई आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सवाल में बोला गया है कि ए बी सी डी आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो यानी कि आपके पास जो होगा, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इस प्रकार से, ए बी सी और डी। हो गया नहीं हो गया, ये ए बी सी डी आपके पास हो गए। तो आपके पास जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में है आपका, इसका मतलब है ए सबसे छोटा होना चाहिए
और ए सबसे छोटा होगा तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा डी सी बी और ए। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। ये आपके पास इस प्रकार से बनना चाहिए भाई दोस्तों आपका। मैं आपको इरेज करके दोबारा समझाता हूँ सवाल को। इसको देखो, सवाल बहुत बेहतरीन है आपका। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 4 लोग आपके पास हैं जिनका नाम है ए बी सी डी और ई। ये असेंडिंग ऑर्डर में हैं, अर्थात बढ़ते क्रम में हैं चारों लोग। अब ये चारों लोग अगर बढ़ते क्रम में हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा व्यक्ति आएगा, आएगा नहीं आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा और उसके बाद सबसे आखिरी में सबसे बड़ा आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यही होता है। जैसे इसको समझाऊं, देखो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है आपका? असेंडिंग ऑर्डर है आपके। तो ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में है आपके, तो इसका मतलब है डी आपका जो है यहाँ पे ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में है आपके। तो इसका सिंपल सा अर्थ है ए जो होगा वो आपके ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब आपके हो गया डी बी सी और ए। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए नहीं हो गए आपके। और ये देख लो, आप कह रहा है डी बी और ई जो है ये किस में है आपके? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डी बी और ई अगर बात करें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है आपके, तो डी बी और ई ये आपके पास आ गए। डी बी और ई ये आपके पास किस में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, तो इसका मतलब डी बी और ए आपके हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ऐसे आएगा। और ए बी सी डी आपके किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ए बी सी डी अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, इस सवाल में कुछ मुझे भाषा में दिक्कत हो रही है। ए बी सी डी आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। ठीक है भाई, बढ़ते क्रम में ए बी सी डी, ये चारों लोग बढ़ते क्रम में आपको बोला जा रहा है। अगर चारों लोग बढ़ते क्रम में हैं तो यानी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मान लो, तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में अगर मैं मान रहा हूँ तो डी की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी आपके। तो डी ये आपके पास हो गया, सी ये आपके पास हो गया, बी और ये आपके पास हो गया ए। ये आपका ऑर्डर होता है डिसेंडिंग। ये कौन सा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको उल्टा लिख देता हूँ आपके, तो ए आपके पास ऐसे लिख देता हूँ, बी सी और डी ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है आपके पास। अब ये कह रहा है डी बी और ई जो है वो किस में है? डी बी और ई ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है आपके। तो यानी ई जो है यहाँ पे आ सकता है आपका, ई आपका देख लो, डी बी और ई डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे आपके? डी बी और ई ये किस में आ जाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ई को मान लो यहाँ लगा देता हूँ, या ई को मान लो यहाँ लगा देता हूँ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा आपका। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ए ई सी या तो असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। ए ई और सी की बात करें तो ए ई और सी नहीं हो पाएगा। ई बी और सी की बात करें, हाँ ये बन सकता है आपका ई बी और सी। ई बी और सी जो हो जाएंगे वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे आपके। और ये आपके सवाल का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया भाई। हो गया नहीं हो गया आपका? तो सवाल कुछ नहीं था दोस्तों, एक बार मैं फिर से इस सवाल को क्लियर करता हूं आपके लिए। भाषा का फेर पड़ रहा था, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। ये कह रहा है 4 लोग हैं ए बी सी डी और ई। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब किस चीज़ के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ये आयु के बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है आपके, तो ए बी सी डी लगातार बढ़ते क्रम में बोल रहा है आपके। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी सी डी अगर बढ़ते क्रम में है तो डी का आयु सबसे ज़्यादा होगा। होगा या नहीं होगा आपके? ये बढ़ते क्रम में है, तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे डी का आयु जो है, डी का आयु मान लेता हूँ मैं, डी का आयु 40 साल है आपके। हो गया। सी का आयु मैं मान लेता हूँ आपके पास 35 साल। बी का आयु मैं मान लेता हूँ 30 साल। और ए का आयु मैं मान लेता हूँ आपके पास 25 साल। हो गया। तो ए बी सी डी आपके किस में हो गए? आपके ये आपके पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। आगे आगे नहीं आ गए आपके? ए से बड़ा, सॉरी ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर में आपके बोल रहा है आपके। तो डी का आयु जो होना चाहिए वो आपके सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यानी ए बी सी डी 4 लोग असेंडिंग ऑर्डर में हैं आपके। मान लो 4 दोस्त हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हुए हैं आपके। यानी सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा आएगा।
तो सिंपल सी बात है, ये आपका ए हो गया सबसे छोटा और डी हो गया सबसे बड़ा। तो इसका मतलब ये अगर ऊपर से देखता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, और यहाँ से देखता हूँ तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा आपके। ये कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा आपका। ठीक है, यहाँ से देखूंगा तो असेंडिंग होगा, और यहाँ से देखूंगा तो कौन सा होगा, डिसेंडिंग होगा आपके। होगा नहीं होगा आपका। अब ये कहता है डी बी और ई जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डी बी और कौन, ई। अब डी बी ई अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डी का आयु कितना है 40, बी का कितना है 30, और ई अगर बात करें ये तीनों अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ई के लिए क्या संभावना बनती है, हो सकता है ये इससे भी छोटा हो जाए, 20 साल हो जाए, या हो सकता है ई आपका यहाँ पे भी आ जाए तो 28 साल, ये भी हो सकता है आपका, ये पॉसिबिलिटी बनती है आपके। अब डी बी ई देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है आपके, डी का आयु 40 है, बी का 30 है, ई का या तो 20 होगा या इन दोनों के बीच में आएगा नंबर आपके। तो ये कहता है इनमें से कौन एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब पहला ऑप्शन कह रहा है ए, ई और सी। अब ए, ई, सी को देखो, ए का आयु कितना है 25 है आपका, ई का कितना है 28 है, और इसका कितना है 35 है। तो इसका मतलब ये ए, ई और सी जो आ रहे हैं वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इसको देखो तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है इसका मतलब। अब ये कहता है ई, बी और सी को देखो, ई, बी और सी की बात करता हूँ, ई कितना है 28, ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है आपका। ठीक है, 28, 30 और 35 आ रहा है। ए, डी और सी की बात करता हूँ, ए, डी और सी ये तो हो ही नहीं पाएगा आपका, ए, डी और सी बन ही नहीं पाएगा। डी, बी और सी की बात करता हूँ तो डी, बी और सी भी नहीं बन पाएगा। अब इस सवाल में ऑप्शन 2 बन रहे हैं दोस्तों, पहला भी सही बन रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरोही या अवरोही क्रम में है। यानी अब देखो ए, ई, सी को चेक करो, यहाँ पे ए का क्या है 25 है आपका, ठीक है, ई का क्या है 28 है। अब देखो यही पॉसिबिलिटी है, ई का 20 भी अगर होता है, अगर ई का 20 हो गया तो ए, ई और सी, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो ये आपका इस तरह यहाँ नहीं मान के चल रहा है आपके, तो ये आपका 20 मान के चल रहा है, तो ये नहीं होगा, फिर आंसर यही होगा आपके। ठीक है, आपका क्लियर है ये बात। चलो इस सवाल में आपके हो गया। देखो ये सवाल क्या कहता है आपका कि मानवी सांध्वी की बड़ी बहनें सोनल जया से 1 वर्ष छोटी है, कुसुम जया से दुगनी उम्र की है, सांध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, तो बताए उनमें सबसे छोटी कौन है। तो मानवी जो है वो सांध्वी की बड़ी बहन है। ठीक है, मानवी जो है वो सांध्वी की बड़ी बहन है। ये हो गई मानवी, ये किसकी बड़ी बहन है, सांध्वी की। ठीक है भैया आपके। अब मुझे नहीं पता इनका आयु कितना है, पर मानवी जो है वो सांध्वी से क्या है, बड़ी है। सोनल जया से 1 साल छोटी है, अर्थात सोनल जो होगी वो जया से क्या होगी, बड़ी होगी। सोनल जया से 1 साल छोटी है, तो इसका मतलब है सोनल जया से छोटी है तो जया सोनल से क्या होगी, बड़ी होगी आपके। कुसुम जया से दुगनी उम्र की है, तो कुसुम अगर इससे ज़्यादा दुगनी उम्र की है तो कुसुम इससे भी ज़्यादा बड़ी होगी आपके, होगी नहीं होगी आपके। सांध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, सांध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, इससे केवल 1 दिन। सांध्वी कुसुम से 1 दिन छोटी है, तो इसका मतलब है कुसुम यहाँ पे आ जाएगी आपके। कुसुम के बाद कौन आ जाएगी, जया। जया के बाद कौन आएगी, सोनल। और सोनल के बाद कौन आएगी आपके, सांध्वी। तो सांध्वी आपके कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। ठीक है, जया से दुगनी उम्र की कौन है आपके, कुसुम। तो बताओ सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी तो दोस्तों जो बनेगी वो आपके पास कौन बनेगी, सांध्वी ही बनेगी आपके। कौन बनेगी, सांध्वी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास, सी हो चुका है। कौन सा हो चुका है, सी हो गया। सवाल सिंपल था, मानवी सांध्वी की बड़ी बहन है। देखो आगे कह रहा है सांध्वी कुसुम से 1 दिन छोटी है। अब सांध्वी कुसुम से छोटी है तो कुसुम से छोटी सांध्वी हो गई आपके, केवल 1 दिन है आपके। अब इनमें कितने दिनों का अंतर है नहीं पता। अब मान के चले केवल 1 दिन का अंतर है दोनों में, अगर तो ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों को अगर पैदा होने की बात करें तो कम से कम 8 या 9 महीने तो लगेंगे आपकी, लॉजिकल बात है। और ये 1 दिन छोटी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे अगर बात करें कि कोई व्यक्ति आज रात को 11:59 पे जन्म ले रहा है और एक व्यक्ति तुरंत 2 सेकंड बाद अगर जन्म ले लेता है तो दिन चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
तो उसको एक दिन छोटा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा आपके, बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि तारीख क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपके। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि सानवी कुसुम से एक दिन छोटी है, तो सानवी जो है इन दोनों से क्या रही होगी, बड़ी रही होगी आपके। अगर इन दोनों से बड़ी रही होगी, उस परिस्थिति में सोनल जो है वो सबसे छोटी, सॉरी, उस परिस्थिति में सानवी जो है, अगर बात करें तो क्या पूछा गया है, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन आएगी दोस्तों? सोनल आएगी आपके। कौन आएगी? सोनल, क्योंकि कुसुम से केवल एक दिन छोटी है सानवी आपके। देखो आपका 33वां सवाल, 33वां सवाल क्या कहता है आपके सामने? 5 मित्रों ए बी सी डी तथा ई में से बी ई से लंबा है। बी किससे लंबा है? ई से। चलो बी को ई से लंबा बनाओ। ये बी ई से लंबा हो गया आपका, हो गया, लेकिन ए से छोटा नहीं है। तो बी जो है वो ई से तो लंबा है, लेकिन वो ए से छोटा नहीं है, अर्थात ए जो है वो बी से भी क्या है? लंबा है। ए अगर बी से भी लंबा है तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा आपका? सी डी से छोटा है और डी उतना लंबा नहीं है जितना कि कौन है? ई लंबा है। यानी डी की लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लंबाई किसकी है? ई की है। अर्थात डी जो होगा वो ई से भी क्या होगा? छोटा होगा। डी ई से छोटा हो गया आपके, हो गया नहीं हो गया? और सी जो है वो डी से छोटा है, सी डी से छोटा हो गया आपके, हो गया नहीं हो गया? ये आपका सवाल हो गया। यदि सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो जाएं, सारे लोगों को ऊंचाई के क्रम में खड़ा किया जाए, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया जाए। ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, इसको उल्टा लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सी। उसके बाद कौन है? डी। ठीक है, उसके बाद कौन है? डी। उसके बाद कौन है? ए। उसके बाद कौन है? बी। और उसके बाद कौन है? ए। ये आपका कौन सा ऑर्डर है? आपका डिसेंडिंग। और ये कौन सा ऑर्डर है? आपका असेंडिंग। हो गया आपके पास। तो ये कह रहा है ऊंचाई के क्रम में खड़े हो जाएं तो मध्य में कौन होगा? तो मध्य में तो ई आएगा, चाहे असेंडिंग में पूछ लो चाहे डिसेंडिंग में पूछ लो आप। आंसर क्या आ गया? ई आ गया आपका। आ गया नहीं आ गया? आगे की बात करें 34वें नंबर की सवाल, तो 34वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका? देखो, 6 विमानों पी क्यू आर एस टी और यू, 6 विमानों पी क्यू आर एस टी और यू ने विभिन्न विभिन्न समय पर किसी विमान पत्तन से उड़ान भरी। क्यू एस के बाद तथा टी से पहले उड़ा। क्यू एस के बाद, क्यू किसके बाद? एस के बाद, तथा टी से पहले उड़ा। हो गया नहीं हो गया? क्यू एस के बाद उड़ता है और टी से क्या उड़ता है? पहले उड़ता है। आर एस के बाद और क्यू से पहले उड़ा। आर एस के बाद और क्यू से पहले, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर एस के बाद और क्यू से पहले उड़ा। यदि यू जो है वो पी के बाद उड़ा, परंतु यह उड़ने वाला अंतिम विमान नहीं है। यू पी के बाद उड़ता है। यू किसके बाद उड़ता है? पी के। तो इसका मतलब अंतिम विमान नहीं है। देखो 4 विमान आ चुके हैं तो लास्ट में नहीं आ सकता। यू पी के बाद उड़ता है तो यू पी के बाद उड़ता है तो ऊपर तो आ सकता है आपकी, यानी यू जो है ऊपर से दूसरे नंबर पे उड़ान भरा होगा। तो अंत में उड़ान भरने वाला विमान कौन सा है? तो आपका आंसर कौन सा आ गया? टी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी में आपको दिया गया है। चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। और देखिए क्या दिया है अगला सवाल, सुनो। 5 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय से हैं। पंक्ति के द्वार पर खड़े होने वालों में एक अध्यापक है और दूसरा कौन है? वकील है। अब 5 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। मान लो ये पंक्ति हो गई आपकी, इसमें 5 लोग हैं आपके, 1 2 3 4 5। पंक्ति का द्वार का मतलब होता है सिरे। पंक्ति का द्वार का मतलब क्या होता है? सिरे। ये द्वार होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति के सिरे। हो गया। अब सवाल कह रहा है कि पंक्ति के द्वार पर खड़े होने वाला एक अध्यापक है। तो मान लो आपका अध्यापक यहाँ खड़ा है, ठीक है, और आपका वकील जो है वो यहाँ खड़ा है। अब बात सोचने की ये है कि यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि वकील ही होगा, या अध्यापक भी हो सकता है और यहाँ पे आपका वकील भी हो सकता है। आगे देखो क्या कहता है आपका, छात्र आर्मी मैन के दाएं खड़ा है। छात्र किसके दाएं खड़ा है? आर्मी मैन के। देखेंगे अब छात्र अगर आर्मी मैन के दाएं हैं
तो आर्मी मैन को यहाँ मानता हूँ तो छात्र यहाँ आ जाएगा, आर्मी मैन को यहाँ मानता हूँ तो छात्र यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यापारी वकील के बाएं खड़ा है। व्यापारी किसके बाएं खड़ा है? वकील के। अब आप देखो, अगर आप वकील को यहाँ लोगे तो इसका बायां इधर आएगा और इधर तो कोई है ही नहीं क्योंकि 5 लोग पहले से बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब वकील यहाँ नहीं आ सकता आपके, और वकील यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कौन नहीं आएगा? अध्यापक। और व्यापारी वकील के बाएं खड़ा है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? व्यापारी आ जाएगा आपका। आ गया नहीं आ गया? अब ये कहता है छात्र आर्मी मैन के किधर खड़ा है? दाएं। तो छात्र आर्मी मैन के दाएं खड़ा है तो छात्र आर्मी मैन के दाएं हो गया आपके पास। हो गया नहीं हो गया? देखो जरा ध्यान से आप। हो गया? अब कहता है आर्मी मैन अध्यापक और छात्र के बीच में खड़ा है। आर्मी मैन अध्यापक और छात्र के बीच में आ रहा है आपका, आ रहा है। यदि बाएं तरफ से गिनती की जाए तो छात्र का स्थान कौन सा है? बाएं तरफ से गिनती जाए तो छात्र कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? तीसरे। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम 15 सवाल कर चुके हैं, और एक सवाल था जिसमें वक्त आपको लगा, वो सवाल ABCD जो बोला था जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में है, और DB और E के बारे में बोला था जो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वहाँ पे मुझे वक्त थोड़ा सा सवाल में ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं भाषा में थोड़ा कंफ्यूज कर गया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सवाल हल नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ, और आपको किस प्रकार से डिलीवर करनी है वो भी मैं बहुत खूबी से जानता हूँ। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और आगे मैं फिर आपसे कल मुलाकात करूँगा अपने सेम टाइम पर। और पिछले 2 वीडियोज़ में जो भी आपने मुझे प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और उम्मीद करता हूं मैं भी उस मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगा जहां मैंने लक्ष्य तय किया हुआ है। अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो ये संभव हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। बस इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और बिंदास होके जीवन को आगे जीते रहिए, और मस्त रह के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद वंस अगेन। टिल देन स्टे ब्लेस यू, एंड वी विल कंटिन्यू विद टुमारो with another video with another questions. So much thank you आप सभी का।